7 से 9 नवंबर जयपुर बनेगा बौद्धिक महाकुंभ की भूमि। जयपुर डायलॉग्स 2025 में एक मंच पर आएंगे वे सभी योद्धा, इतिहासकार, चिंतक, रणनीतिकार और धर्म रक्षक जिनकी आवाज है भारत की आत्मा। नीरज अत्री, एस्टर धनराज, डेविड फ्रॉले, CK राजू, मीनाक्षी जैन और बहुत सारे आपके पसंदीदा वक्ता जिनसे आप इस कार्यक्रम में भेंट कर सकते हैं। आप भी इस अनोखे उत्सव का हिस्सा बने, रजिस्टर करें और उपस्थित रहें। और यदि आप इस आंदोलन को और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो हमारे क्राउड फंड में दान दें। QR स्कैन करके आप हमें योगदान दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दिया हुआ है। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं भाऊ तोरसेकर जी और ओंकार चौधरी जी, और बात करेंगे हम देश की और कुछ थोड़ी बहुत विदेश की भी। तो सीधे चलेंगे भाऊ के पास। भाऊ, बिहार इलेक्शन की घोषणा हो गई है और आप बिहार इलेक्शन के बारे में आपका क्या आकलन है, क्या अनुमान है? अभी तक जो आपस में बंटवारा होना है सीटों का वो फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा पता चल रहा है कि जहाँ तक NDA का प्रश्न है वो लगभग 102, 101 आपस में, और 25, 26 और 8 और 7 इस तरह से LJP यानी कि चिराग पासवान और जीतन राम और कुशवाहा में ये उनका फिक्स हो गया है। अभी तक समाचार पूरी तरह से महागठबंधन से आ नहीं रहे हैं, लेकिन सुनते हैं कि राहुल गांधी की सीटें जो है वो कम कर दी गई हैं, 70 से घटा के 55 कर दी गई हैं और शीघ्र ही वो भी सामने आ जाएगा। तो अब बिसात बिछ गई है और आप कैसे देख रहे हैं? ये विड्रॉवल तक ये नाटक चलता रहेगा, उसमें कोई बड़ी बात मैं नहीं मानता। और दूसरी बात है कि खबरें खबरें आप अगर सुन रहे हो तो 14 तारीख कर खबरें चलती रहेगी। तो ये हारने वाला है, वो हारने वाला है, वो चलता रहेगा। लेकिन नतीजे क्या होने वाले हमको भी पता है। हाँ, एक बात है, इस चुनाव का दीर्घकालीन परिणाम क्या है वो मैं देख रहा हूँ। मेरे दिमाग से जो कुछ अपने बिहार की फैक्ट्री में जो ब्रह्मोस बनेगा वो बंगाल में चलेगा। तो मैं उस पर ध्यान दे रहा हूँ कि बिहार में क्या खिचड़ी पक रही है, उसमें से कौन सा मिसाइल, कौन से ड्रोन बन रहे हैं, वो आगे जाकर कहाँ गिरने वाले हैं, मैं उस पर सोच रहा हूँ। ये ठीक है, ये तो चलता रहता है, चलता रहेगा। जो 14 तारीख को जब मतगणना होगी नवंबर के, तो सब पिक्चर सामने आ जाएगी। तब देखिए, छोटे छोटे लोग बोलते रहते, कोई बात नहीं, उनको भी यही तो चांस मिलता है ना। देखो, बैंड वाले होते हैं, ढोल वाले होते हैं, वो तो बारात निकलेगी उस तरफ, उस टाइम तो रहेगा ना उनका। तो ये सब बैंड वाले, ढोल वाले, ताशे वाले है, तो इनको नाचने दो, उसमें ध्यान ज्यादा नहीं। दूल्हा देखो, दूल्हे की तरफ नजर रखो, दुल्हन के तरफ रखो। ये आगे नाचने वाले हैं तो नाचेंगे, और क्या करेंगे। तो सीट का बंटवारा वगैरह मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि जितनी जानकारी मुझे है जी, तो एनडीए 150 के आगे जाने वाली है। अगर एनडीए 180 वगैरह तक जाती है तो फिर बंगाल का चुनाव बहुत गड़बड़ होता जा रहा है। मैंने ममता की कुर्सी हिल जाएगी इस रिजल्ट से, ये मेरा अभी का आकलन है। तो ये चुनाव में कौन कितना सीट लेता है उसको मैं इम्पोर्टेंस नहीं देता। तो एक बात समझ लो कि ठीक है, 105 सीटें भी नीतीश को दी जाएगी, लेकिन उसमें 25 सीटें अगर बीजेपी के कैंडिडेट हो सकते हैं। चिराग को भी 30 सीटें दी जा सकती है, लेकिन उसमें 10 कैंडिडेट बीजेपी के हो सकते हैं। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में क्या हो गया, 8 MLA एकनाथ शिंदे के बीजेपी वाले, 6 अजीत दादा के बीजेपी के। तो वहां भी ये हो सकता है ना। नाम से क्या मतलब है, शेक्सपियर ने बोल के रखा है, नाम से क्या मतलब है, चीज क्या है वो इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए
अभी जो सीट बंटवारे की खबरें चल रही है, मुझे उसमें बिल्कुल रत्ती भर इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि इसकी तैयारियां अगर 3 महीने पहले से हुई है तो 243 सीटें जीतनी है, ये तय हुआ है आरएसएस में, बीजेपी में नहीं है। बीजेपी वाले जो कुछ करना है बंटवारा करे, नाटक करे, उससे आरएसएस को मतलब नहीं। आरएसएस को 243 सीटों पर जीतने का प्रोग्राम बनाकर वो 3 महीने पहले से काम में लगे। मैंने 4 दिन पहले ओमकार के प्रोग्राम में ये बोल दिया मेरी तरफ क्या खबर थी, और मैं उसी के आधार पर जो बिहार से आने वाले अलग अलग यूट्यूबर्स के वीडियो है वो बड़ी बारीकी से देख रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ। इनको पता नहीं है ना, मैं वही तो बोल रहा हूँ, मैं ब्राह्मोस का नाम मजाक करके नहीं लेता। ब्राह्मोस का मतलब समझो, ब्राह्मोस का मतलब छूटेगा, बिल्कुल पिन पॉइंट लगेगा और धमाका कर देगा। लेकिन वो बटन दबाने से पहले 2-3 महीने उसकी तैयारियां होती है। तो वो बिहार में अगस्त के बाद या अगस्त के आरंभ से समझो शुरू हो गई है, और वो पार्टी पार्टी स्पेसिफिक नहीं है। वो आरएसएस का जो प्रोग्राम है, यानी जो काम चल रहा है, वो एनडीए स्पेसिफिक है। उनको एनडीए की सीटें जितानी है, उम्मीदवार तय करेंगे, उनको जो लाना है लाए, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आरएसएस तय करता है कि एनडीए के 150 से 180 तक जितवाने, उससे फिर बीजेपी हो, जेडीयू हो, वो काम करेंगे, वो बोनस हो जाता है। जी, ओंकार जी, आपका क्या आकलन? देखिए, बात ये है कि जो बात कही जा रही, अभी भाव जो कह रहे थे कि ये शोर शराबा 14 तारीख तक चलेगा, मुझे लगता है कि 14 के बाद इनका रुदन और उरूज पर होगा और ज्यादा बढ़ेगा। फिर से वही, एक तो बिहार इलेक्शन के नतीजों को लेकर के रोना धोना, छाती पीटना शुरू होगा। वो क्या है और कि साहब वो वोट चोरी वाला मामला तो बिल्कुल चला ही नहीं, अब तो वो कहीं है ही नहीं कैंपेन में। वो तो नाम लेना बंद कर दिया ना अब तो राहुल गांधी ने भी। वो एक सुप्रीम कोर्ट हाइड्रो में नंगे हो गए ना, योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण। हाँ, अच्छा, हाइड्रोजन बम भी वो आया नहीं अभी तक। पता नहीं कहाँ छुपा दिया है या मिला, उसकी डिलीवरी नहीं हुई। पहले मलेशिया गए थे, उसके बाद कोलंबिया और पेरू गए थे, तो ऐसा लगता है कि उसकी डिलीवरी मिली नहीं। तो वो जेब में हाथ डाल करके घूमते तो हैं, लेकिन पता नहीं, जेब खाली ही है, ऐसे ही मुट्ठी बंद करके वो घूमते रहते हैं। ये कॉन्फिडेंस की कमी भी हो सकती है, जो एक हाथ उनका जेब में रहता है। बहरहाल, वो तो बॉडी लैंग्वेज जानने वाले जो विशेषज्ञ हैं वही बताएंगे। पर 14 तारीख के बाद एक्चुअल में ये शोर शराबा और बढ़ेगा, क्योंकि जो एक आकलन है और जिसका उल्लेख अभी बाहू ने भी किया है कि 150 के ऊपर सीटें जाएंगी एनडीए की, जिस तरह का वहां पर जमीन पर इस समय माहौल है, और जिस तरह से मतलब ये लोग भी, कांग्रेस देख लो, आरजेडी देख लो, आरजेडी और कांग्रेस के बीच में एक टसलबाजी चल रही है सीटों को लेकर के। अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले आप ही जिक्र कर रहे थे कि, और भाव ने भी कहा कि कहाँ तक ये लोग कांग्रेस को एक्चुअल में ढोएंगे, क्योंकि कांग्रेस बिहार जैसे बड़े राज्य में, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में, यहाँ तक के उड़ीसा में, कई स्टेट्स में मुझे लगता है कि 30 साल से, 40 साल से, 50 साल से सत्ता में ही नहीं लौटी है, मुख्यमंत्री ही नहीं बना है। और वहां इनका कैडर अगर कोई था तो वो खत्म हो चुका है, लगभग संगठन खत्म हो चुका है। अब आप हवाइयाँ कोई यात्राएं कर लें, पड़ोसी राज्य से कुछ भीड़ जुटा लें, कुछ नारेबाजी, कुछ झंडों की तादाद ज्यादा हो और सिर कम दिखाई दें, और उसमें भी आप ऐसी बातें करें जो इररिलेवेंट है, जो जमीन पर मतलब कोई उस जमीन से जिन चीजों का कोई वास्ता नहीं है, सिर्फ
और सिर्फ अपना सिर बचाने के लिए या अपनी जिम्मेदारी टालने के लिए कि नहीं मेरी वजह से नहीं हो रहा है, ये इसके बहुत सारे कारण हैं, ईवीएम है, मतदाता सूची है, मुख्य चुनाव आयुक्त है, इनका नेक्सस है, मैच फिक्सिंग है, ये इस तरह की चीजें। तो ये बिहार चुनाव के बाद मुझे लगता है कि और ज्यादा बढ़ेगा, और ये इसलिए बढ़ेगा क्योंकि बिहार का रिजल्ट जब आएगा 14 नवंबर को, उसके बाद पश्चिम बंगाल के चुनाव में कोई बहुत समय बचेगा नहीं, बहुत कम समय रह जाएगा। और ममता बनर्जी तो जिस तरह से शोर मचाना उन्होंने शुरू किया है, कल उनकी जो प्रेस ब्रीफिंग थी उसमें जिस तरह की लैंग्वेज का प्रयोग उन्होंने किया है, सीधे सीधे आप कॉन्स्टिट्यूशन को एक तरीके से संवैधानिक पद पर रहते हुए, मुख्यमंत्री रहते हुए आप एक तरह से थ्रेट कर रही हैं, और ये चुनाव आयोग को थ्रेट नहीं कर रही हैं जिनको एसआईआर कराना है, बल्कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट को, और मैं कहूंगा कि जो एक संविधान जो काम करता है, जिसके तहत सरकारें बनती हैं, शपथ ग्रहण होती है और फिर वो संचालित होती है, उस पूरी प्रक्रिया को, उस पूरी व्यवस्था को आप चैलेंज कर रही हैं ये कह करके कि अगर पश्चिम बंगाल में एसआईआर हुआ तो दंगे फसाद हो जाएंगे, मैं हिंसा रोक नहीं पाऊंगी, इस तरह की बातें आप कर रही हैं, यानी एक तरह की आप धमकी देने की कोशिश कर रही हैं। अब अमित शाह कल एक अखबार के कार्यक्रम में थे, वहां उन्होंने फिर से प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि छोड़ेंगे नहीं, जितने घुसपैठिए हैं या जितने फेक मतदाता हैं उनका ये काम तमाम करेंगे, उनको निकाल बाहर करेंगे। देखिए संजय जी, मेरा मानना ये है कि ये काम जो चुनाव आयोग ने बिहार में किया है, ये बिहार में ना करके वो सीधे पश्चिम बंगाल में भी कर सकते थे, लेकिन बिहार में करके वो एक होता है ना कि एक सेफ्टी वॉल्व, जो एक गैस निकलती है उसकी प्रेशर कुकर की, तो वो सारा तमाशा, जितनी भड़ास निकालनी थी, सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस, यात्रा, वोट चोरी, ये चोरी, सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं जिसमें महुआ मोइत्रा को भी एक कहा गया था कि आप भी एक याचिका दाखिल करिए, ये सब एक्चुअल में एक बड़ा जो एक प्रेशर होता है जब इस तरह की आप कवायद की शुरुआत करते हैं, उसको एक तरीके से फुस करने का काम किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने और चुनाव आयोग ने। अभी बिहार में मैं अभी आंकड़े देख रहा था आपके शो में बैठने से पहले, 2020 के चुनाव में टर्नआउट कितना था? 58.7% था। तो क्यों था ये? क्योंकि 69 लाख ऐसे मतदाता थे जिन्होंने या तो वोट नहीं किया है, या जो अब इस दुनिया में नहीं है, या जो जिनके डुअल एड्रेस मतदाता सूची में डबल नाम थे, या जो अपने घर बार छोड़ करके कहीं नौकरी के लिए कहीं चले गए हैं। तो जब इतने मतदाता वोट ही नहीं करेंगे, कास्ट ही नहीं करेंगे, तो फिर वोट ऑफ परसेंटेज अपने आप थोड़ा नीचे रहेगा। पश्चिम बंगाल में यही वोट ऑफ परसेंटेज जो है वो लगभग 80% के आसपास रहता है। तो वहां तो बहुत सारे जाएंगे, यहां गए भी हैं, तो वोट ऑफ परसेंटेज यहां इस बार बढ़ेगा बिहार में, क्योंकि जो अब एक्चुअल मतदाता हैं वो वोट करने के लिए मतदान केंद्र तक जाएंगे। बंगाल में इसका उल्टा हो सकता है। बंगाल में जो फेक मतदाता हैं उनको अगर हटाया जाएगा, हालांकि कुछ वहां भी जोड़े जाएंगे, जैसे बिहार में 20-21 लाख के आसपास नए जुड़े हैं, तो वहां भी जुड़ेंगे, लेकिन वो जुड़ने वाले कौन होंगे जरा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्योंकि जो एक अंदाजा है कि पश्चिम बंगाल में 1 से 1.5 करोड़ तक मतदाता हटाए जा सकते हैं, फेक मतदाता हटाए जा सकते हैं, या जो मर गए हैं, जो घुसपैठिए हैं, रोहिंग्याज, बांग्लादेशी, दूसरे तमाम जो वहां पर दंगा फसाद भी करते रहते हैं, वो अगर बाहर रहेंगे, जाएंगे, तो ममता बनर्जी तो शोर मचाएगी ही, बाकी लोग भी शोर करेंगे थोड़ा बहुत। लेकिन एक बात हमने यहाँ बिहार में भी नोट की है और मुझे लगता है कि बंगाल में भी वो होगा,
ये इंडी अलायंस एकजुट दिखाई नहीं दिया बिहार में, इनके प्रयास करने के बावजूद। पटना रैली में इन्होंने कई लोगों को बुलाने की कोशिश की थी, राहुल गांधी की, नहीं गए लोग। इसी तरह मुझे लगता नहीं है कि पश्चिम बंगाल में भी जब एसआईआर होगा, ये फैसला होगा, तो इंडिया अलायंस के सारे घटक वहां रहेंगे। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। जी, एक बात और हुई है भाऊ, ये जो 17 नए नवाचार जो कर रहे हैं ये आपके इलेक्शन कमीशन वाले, उसमें से 2 नवाचार मुझे बड़े पसंद आए। और उनमें से एक तो ये है कि साहब की जितनी भी बुर्का नशीन महिलाएं हैं उनको आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लगा के और उनका चेहरा मिलान किया जाएगा। और दूसरा ये है कि 100% वेबकास्ट होगी। वेबकास्ट तो काफ़ी पहले से आरंभ है, लेकिन सैंपल के रूप में होती थी, फिर सेंसिटिव में होने लगी। इस बार कह रहे हैं कि बिहार इलेक्शन में 100% वेबकास्ट होगी। तो ये भी चुनाव नतीजों को निश्चित रूप से प्रभावित करेगी। जी, नहीं, बहुत सारा देखो, एक होता है ना, आखिरी बार जब जान निकलने वाली है तो हाथ पैर झाड़े जाएंगे ना। ये तो जितना प्रयास करे, देखो ये इतने फ्रस्ट्रेटेड है कि ये हर चीज पर शक करने लगे, क्योंकि हम मोदी को हरा नहीं सकते, मोदी हर चीज में हमको परास्त कर देगा, इसकी कॉन्फिडेंस उनका है, मोदी का नहीं है। इनको भरोसा था पिछले चुनाव में 24 में हमने जो गेम खेला है, और थोड़ा बीजेपी आलसी रही तो उसका फायदा उनको थोड़ा मिल गया, इनका बहुमत चला गया, तो वो जो कॉन्फिडेंस था वो हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद वो कॉन्फिडेंस खत्म हो गए। प्रॉब्लम वो है। एक मिनट। तो बात ये हो गई है कि इनका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, इनको एक दूसरे पर भरोसा नहीं है। अब कल मैं वो देख रहा था कि कोर्ट में सूर्यकांत जो अभी नेक्स्ट चीफ जस्टिस है, उन्होंने बोला कि भाई प्रशांत भूषण को कि तुम कहां भाग रहे हो, तुमने जो एफिडेविट दाखिल की है वो झूठ है, उसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। और योगेंद्र यादव बोलता है बहुत जिम्मेदार सूत्रों ने दिए। ये सूत्र क्या होते हैं? सूत्र क्या होते? अगर 65 लाख लोगों के नाम कट गए, वो तो आप 65 लोग भी 15 लोग नहीं ला सकते। तो ये नंगे होते जाएंगे और खुद को नंगा करेंगे। इनको नंगा करने की जरूरत भी नहीं है, ये खुद नंगे होते जाएंगे। क्योंकि बात ये होती है ना, देखो कि मुझे अभी याद नहीं कि क्या कहानी थी, लेकिन जो गंधर्व वगैरह थे उनको ही शापवाणी मिली थी ना कि तुम 10 जन्म में राक्षस बनोगे और पृथ्वी पर जाओगे। तो उन्होंने जो उशाप मांगा था कि प्रभु तेरे हाथी हमको मोक्ष मिले, यानी इसके लिए तुम भी 10 अवतार ले लो। तो हर हिरण्यकश्यपु हो या जरासंध हो, उनको मारने के लिए हर बार विष्णु को अवतार लेना पड़ता था ना। तो अभी मामला तो कहां आ गया देखो, राम था, कृष्ण था, अब विष्णु तक आ गया है। अब विष्णु तक आ गया है ना। हाँ? तो विष्णु का मामला अगर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है तो शायद ये 10वां अवतार है। सुप्रीम कोर्ट में ही कली का जन्म हो सकता है। किसने कली युग जो है उसका जन्म जो है कली अवतार, वो वहां हो सकता है। तो ये देखो हर बार तकरार करते रहेंगे कि उसके कुछ निकलने वाला नहीं है। और इसका कॉन्फिडेंस उनको है, मोदी को नहीं है। मोदी तो पीठ यानी मुंह घुमाकर भी नहीं देख रहे हैं। वो तो अपने वो इजराइल वगैरह जो चल रहा है, वीटो चल रहा है, उसके पीछे पड़े मोदी। ये सब मामला तो अकेले अमित शाह और राजनाथ वगैरह हैंडल कर रहे हैं। यहाँ कौन देख रहा है इनकी तरफ? मोदी को फिक्र नहीं है कि भाई अपने पास मेजॉरिटी नहीं। और पिछले 1 साल से मैं बार बार बोल रहा हूं
कि माइनॉरिटीज मोदी के लिए नहीं है, ये सरकार गिराएंगे इसका डर मोदी को नहीं है, क्योंकि खुद मोदी सरकार गिराना चाहते हैं। अगर ये लोग समझे तो सुधर जाएंगे, लेकिन ये सुधरेंगे नहीं। देखो, एक बात होती है, झूठ और चालाकी से जब आप जीना चाहते हो तो आपका शरद पवार हो जाता है। आपके पास जो क्वालिटी है उसका भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि आपको बार बार चालाकी करने का आपका स्वभाव, नेचर बन जाता है। मैंने हमेशा शरद पवार के बारे में एक बात कही है कि शरद पवार के पास क्वालिटी है, गुणवत्ता है, लेकिन वो चाहते मैं कॉपी करके ही मेरिट लिस्ट में आ जाऊंगा और हर बार पकड़े जाते हैं। अब ये पूरे विपक्ष की हालत बिल्कुल वैसी हुई है। उनको अपना कौशल डेवलप करने की जरूरत नहीं लगती, वो सोचते हैं कि हम चालाकी करके निकल जाएंगे। और अब आम जनता, देखो कल की परसों की बात है, एक मैंने वीडियो देखा, मेघालय में कम से कम 400-500 बांग्लादेशी घुसपैठियों को लोगों ने निकाला है और बीएसएफ को बोले इनको बाहर निकालो। लोगों ने पकड़ के हाथ पांव बांध कर लोगों बीएसएफ जो है उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया। तो ये चीज लोग हाथ में ले रहे हैं, तो क्या बंगाल में अलग होगा? क्यों अलग होगा? जो मेघालय में हो गया है वही बंगाल में भी होगा। ममता इसीलिए डरी है। ममता कोर्ट में क्या होगा, चुनाव आयोग क्या करेगा, उसके लिए डरी नहीं है। ममता ये सोच रही है कि मैंने जो इलीगल घुसपैठिए अंदर लिए हैं, उनको आधार दिया है, उनको और कुछ दिया है, उसको अगर उनको लोग उठाकर चुनाव आयोग के सामने, बीएसएफ सीआरपीएफ के सामने लाने लगे तो मैं क्या करूंगी? ममता जनता से डरी है, ना मोदी और अमित शाह से डरी है। हाँ, अमित शाह और वो जो है वो मशीनरी ऑयल करके रेडी रख रहे हैं, लेकिन उस मशीनरी का इस्तेमाल आम जनता करेगी, इसका डर मोदी ममता को सता रहा है। और जो हो गया तो आंकड़े तो उन्होंने बोल दिए कि 1.5 करोड़ से अगर कम वोटर काटे गए, 1.5 करोड़ से ज्यादा, तो वोटिंग परसेंटेज पर परिणाम होगा और वहां इनकी खटिया खड़ी हो जाएगी। ममता उससे डरी है और इसलिए वो ट्राई करेगी, जैसे राहुल गांधी ट्राई कर रहे हैं कि भाई मेरी गिरफ्तारी हो कम से कम तो मुझे सिंपैथी मिलेगी। तो ममता यही ट्राई कर रही है कि 356 का इस्तेमाल करो और ये लाओ, लेकिन इस वक्त ये होने वाला नहीं है। लोग देखो, एक एक पायदान होता है। 3 से 77 तक बीजेपी आ गई थी, 77 से 150-200 क्रॉस करना मुश्किल नहीं है, और ये ममता भी समझ रही है। ममता भी इसी ढंग से 2011 में पहला चुनाव जीती, लेकिन 2001 और 2006 में ममता ने कौन सी पायदान क्रॉस की थी, वो रिजल्ट के आंकड़े देखो, आपको पता चलेगा। तो उस क्या बोलते हैं उसको, लेवल पर बीजेपी आ गई है कि वो बीजेपी अगर ढंग से फेयर इलेक्शन हो गया तो जीत सकती है, ये ममता ने जान लिया है। तो ओंकार जी, जो आपने अभी इंगित किया था, या जो अभी भाऊ ने इंगित किया कि एसआईआर की जो बहस थी उसमें बुरी तरह से ये पूरी की पूरी लॉबी जो है वो एक्सपोज हो गई, और पिछली बहस में तो काफ़ी नाराज़गी भी दिखाई कि साहब क्या आप जो है हमारे सामने फर्जी एफिडेविट दे रहे हैं, आप सच्चे लोग जो है वो 20 वो भी पकड़ के नहीं ला पाए। अब बंगाल जो है वहाँ पे मैं बात कर रहा था देवदत्त माझी जी से, तो देवदत्त माझी कहते हैं कि देखिए, अगर ये जो डुप्लीकेट है और जो डेड है इनका नाम भी हट जाए तो भी तृणमूल का खेल खराब हो जाएगा, क्योंकि जितने भी मरे हुए होते हैं और जितने भी ये डुप्लीकेट होते हैं, ये टीएमसी का जो सिस्टम इस तरह का है कि इनके सबके वोट डालवा देते हैं।
इसीलिए ये विरोध कर रहे हैं। ये भी नहीं चाहते कि साहब कि ये जो डेड लोग हैं, जो मरे हुए हैं और जो डुप्लीकेट हैं, इनके भी नाम हटाया जाए। इमिग्रेंट की बात तो फिर उसके बाद आती है। जी। देखिए, बात ये है ना कि संजय जी, इनको शायद गलतफहमी रही है। जस्टिस दीपक मिश्रा जब चीफ जस्टिस हुआ करते थे, उस समय अलग अलग लोगों से, संस्थाओं से करीब 9-10 पीआईएल दाखिल कराई गई थी, क्योंकि जो जमीन पर बैटल हो रही है इस समय, उसमें तो ये जीत नहीं पा रहे हैं। मोदी मोदी जी से या बीजेपी से नहीं जीत पा रहे हैं। इनको लगता था कि कोई एक मुद्दा तो हो, कोई एक पूंछ तो हाथ में आ जाए, जिसको पकड़ करके हम प्रोपेगेंडा करें नेशनली इंटरनेशनली कि साहब ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। उस समय आधार को भी लेकर के और तमाम चीजों को लेकर के इन्होंने पीआईएल दाखिल कराई थी, और वो एक एक करके सारी खारिज हुई थी। 4 जजों ने पहली बार जुडिशरी के इतिहास में, सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और वो क्यों की थी, किसने कराई थी, कौन सी ताकतें थी, वो किसी से अब दबा छिपा नहीं है। ये वही ताकतें थी जो बाद में महाभियोग लेकर के भी आई थी, जो वेंकैया नायडू, चूंकि उस समय चेयर पर थे राज्यसभा में, तो उन्होंने उसको खारिज कर दिया था, तो वो चीज आगे बढ़ नहीं पाई। तो इन्होंने चूंकि बहुत लंबे समय से, और ये तो हम भी अपनी डिस्कशन में कई बार अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं कि भाई हमारी जुडिशियरी आखिर कर क्या रही है, किस तरह की हरकतें हो रही हैं वहां पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शायद एक बार कहीं कहा था, दोबारा रिपीट भी नहीं किया उस चीज को। उन्होंने कहा था कि जो हमारे एक्चुअल में मूल कार्यक्रम हैं, जिस रास्ते पर हम चलना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, जैसे भ्रष्टाचार को खत्म करना, जैसे आतंकवाद, अलगाववाद, नक्सलवाद, और जितनी भी तरह की इंसर्जेंसी और ये सब है, इसको मिनिमाइज कर देना या खत्म कर देना। जुडिशरी कई बार उसमें अड़ंगेबाजी कर रही है। जो अर्बन नक्सल से उनको राहत देना, माओवादियों को राहत देना, टिप्पणियां करना, इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणियां कर देना। लेकिन इधर हम कुछ देख रहे हैं कि हल्का सा बैलेंस तो जुडिशरी के भीतर देखने को मिल रहा है। और जो ये कांड हुआ है राकेश किशोर वाला, उसके बाद तो मुझे लगता है कि जुडिशरी को बहुत गंभीरता से आत्ममंथन करने की जरूरत है। जो कभी नहीं हुआ वो हुआ है, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के कोर्ट रूम में हुआ है। वो कह सकते हैं कि मैं इसे गंभीरता से नहीं ले रहा हूं, आगे बढ़ो, लेकिन पूरे देश ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है, और ये जुडिशरी को गंभीरता से लेना चाहिए। जो एसआईआर पर अभी जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने टिप्पणी की है, और जिस तरीके से प्रशांत भूषण को, योगेंद्र यादव को फटकार लगा करके छोड़ा है, एक तरीके से मैं कहूंगा। 2020 अगस्त में भी तो एक कांड हुआ था ना, जिसमें अवमानना के केस में 1 रुपए का जुर्माना लगा करके एक हास्यास्पद स्थिति का निर्माण किया था सुप्रीम कोर्ट ने। बाकी लोगों के लिए कानून कुछ और है, और जो यहाँ इस तरह की पीआईएल दाखिल करके बड़े बड़े खेल करते हैं, उन पर आप 1 रुपए का जुर्माना लगा करके छोड़ देंगे। और उसमें भी नाटक नौटंकी हुई थी। शायद दुष्यंत दवे ने वो 1 रुपए का सिक्का कैमरों पर प्रशांत भूषण को दिया था कि भाई आपके पास नहीं होगा, चलो मैं आपको देता हूं, आप इसको जमा करवा देना। तो ये चीजें भाई अल्टीमेटली, और इस मामले में भी केवल फटकार का मामला है क्या ये? अगर झूठा हलफनामा किसी ने किया है सुप्रीम कोर्ट में, तो ये दुस्साहस की पराकाष्ठा है। इसमें नप जाना चाहिए ऐसा वकील, और ये तो सीनियर मोस्ट वकीलों में से हैं। दुनिया भर की पीआईएल लगाने का शौक है इनको।
तो ऐसे लोगों को आप नियंत्रित कैसे करेंगे? 1 रुपए का जुर्माना करके। लेकिन एक मैसेज तो कम से कम गया है। एक मैसेज गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि एसआईआर पर जो नाटक नौटंकी और ड्रामा और ये सब पाखंड चल रहा था, 2-2 प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी कर रहे थे खड़े होकर के, बिहार में वोट चोरी, एसआईआर का विरोध, ये सब कर रहे थे। जमीन पर कहीं उसका रत्ती भर भी असर नहीं था। अगर असर होता तो तेजस्वी को अलग से यात्रा ना निकालनी पड़ती, और उसमें ना उसने एसआईआर का जिक्र किया, ना वोट चोरी का जिक्र किया। तो मुझे लगता ये है कि पश्चिम बंगाल में ये जो कुछ पाखंड हमने देखा है अब तक, उस तरह का पाखंड तो रिपीट नहीं होगा। जो बाकी की चीजें हैं उन पर होम मिनिस्ट्री को बहुत बारीक नजर रखने की जरूरत है इस समय, क्योंकि कुछ संदेश और संकेत मिल रहे हैं ममता बनर्जी की तरफ से। वैसा कुछ होता है तो अब केंद्र को नहीं हिचकना चाहिए, जिसके लिए हम लोग भी क्रिटिसाइज करते रहे हैं मोदी जी को और अमित शाह को। उनको अब देर नहीं करनी चाहिए। अगर कुछ वैसी अराजकता की स्थिति, कानून व्यवस्था की स्थिति, संविधान अगर प्रभावित हो रहा है तो एक्शन लेना चाहिए, 356 इम्पोज करना चाहिए। जी भाऊ, इस सब के बीच में साहब इतनी सारी बातें चल रही हैं, और सीजेआई वाला मामला जो है वो बहुत उछला बीच में। सीजेआई वाले मामले में उसको लेके फिर काफ़ी ये भी हुआ कि साहब की आखिरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। और उसके बीच में हमने देखा कि साहब की भारतीय जनता पार्टी के एक स्पोक्समैन अपॉइंट किए गए। स्पोक्समैन क्या है, एक सलाहकार, मीडिया सलाहकार अपॉइंट किए गए, दिलीप मंडल। उन्होंने सीजेआई के बिहाफ पे और बीजेपी के जितने भी वोटर और ये सब लोग थे जो कि सीजेआई के विरुद्ध बोल रहे थे, उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया। तो क्या अब भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट नहीं है कि वो किस तरफ खड़ी है? नहीं, वो एक मैं मानता हूं कि आहिस्ता आहिस्ता बीजेपी भी एक भंगार की दुकान बनती जा रही। तो भंगार की दुकान क्या होता है? वो कबाड़ वाला आता है, रास्ते पर गली कुचे में मोहल्ले में घूमता है, आपके घर में पुराने बर्तन है या डिब्बे है या सोफा है या कोई अलमारी है वगैरह वगैरह, कचरे के भाव से खरीद लेता है और अपने गोडाउन में डाल के रखता है। हाँ, अगर आप खरीदने के लिए जाओ तो लोग ऊपर भाव बढ़ा के देता है। तो ऐसा बहुत सारा कबाड़ है जो वो लाके रखो, स्टोर रूम में पड़ा रहता है ना, तो बाहर कोई उठा के कहीं ले जाए, उसका इस्तेमाल हो, उससे अच्छा है कि अपने कबाड़ खाने में रख दो। तो महाराष्ट्र में भी बहुत ऐसा कबाड़ बीजेपी ने इकट्ठा करके रखा है। बहुत सारे चैनल मैनल में काम करने वाले खाली हो गए, चलो आ जाओ यहाँ मीडिया हो, क्या तो मीडिया सेल में काम करो। और मीडिया सेल में आपको अजीब लगेगा, अकेले महाराष्ट्र बीजेपी में कम से कम 40 प्रवक्ता है, वो क्या करते हैं मुझे पता नहीं। तो ये एक तरीके से पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये सब कबाड़ खाना के चीजें बन गई। तो मैं, हाँ, लेकिन मैं उस पर बोलना चाहता हूँ कि वोट चोरी का जो मामला है, राहुल गांधी ने जो वोट चोरी और वोट अधिकार यात्रा वगैरह निकाली, उससे तेजस्वी की लंका जला डाली है। एक बात होती है, हमको कोई जख्म हो जाती है, एक समझ लो आप कि हमारा एक्सीडेंट हो गया है, किसी ने हमको पीटा है या और किस कारण है एक्सीडेंट हो गया, तो बहुत बार सारा खून निकलता है, जख्म हो जाते हैं, आहिस्ते आहिस्ते जख्म भर जाती है, लेकिन उसका निशान रहता है। और जब ध्यान उस निशान की ओर जाता है ना, तो वो यातना ही याद आती है। तो बिहार में चोर शब्द का इस्तेमाल करना ही गलत था, क्योंकि आप चोर बोलोगे तो लोगों को चोर का मतलब वोट चोर नहीं, चारा चोर याद आ जाए। आपको याद होगा, अगर आप याद करें 2020 के चुनाव में
लालू प्रसाद जेल में थे और तेजस्वी ने अकेले ने चुनाव हैंडल किया था, और पोस्टर वगैरह में अगर शायद था ही नहीं लेकिन होगा तो लालू का बिल्कुल छोटा फोटो लगाते थे। तो चारा चोर की जो इमेज थी वो साफ करने के लिए 5 साल पहले के चुनाव के प्रचार में काम हुआ था। तो ये वोट चोरी मामले ने चारा चोरी को उजागर कर दिया। वो जो जख्म थे उसकी यातनाएं यादें जो है वो तरोताजा कर दी, एकदम फ्रेश कर दी। आप देखिए अलग अलग वीडियो जो गांव मोहल्ले में जाकर यूट्यूबर्स बना रहे, उसमें वहां के लोग जो है, बच्चियां है, लड़के हैं, स्कूल गांव के खेती में काम करने वाले लोग हैं, वो साफ साफ चारा चोरी का आरोप लेके आते वापस। अब 20 साल बाद, 20 साल नीतीश क्या है तो जंगल राज, चारा चोरी, ये मामले 20 साल पुराने हैं। अब देखिए 20-22 साल का बच्चा अगर चारा चोरी पर बोलता है तो उसको उसका अनुभव नहीं है, उसके बाप को, उसके माँ को, मौसी को, मामा को अनुभव होगा, लेकिन आज 22-25 साल का है, उसके लिए चारा चोरी, जंगल राज का अनुभव नहीं है। कम से कम 30-35 साल का होगा, उसको लालू का जंगल राज मालूम है। तो राहुल गांधी ने वोट चोरी, चोर शब्द का इस्तेमाल किया, और फिर वो जख्म का जो निशान था, उसकी यातनाएं थी, उसकी जो पीड़ा थी वो उभर कर सामने आने लगी। तो लोग, बच्चे जो है वो पूछेंगे किसी को घर में कि ये लालू का राज कैसा था, हमने तो नहीं देखा 20 साल नीतीश है। तो लोगों ने, बताने वाले भी लोग जिंदा है ना, इतनी भी पूरी 100-150 साल पुरानी बात तो है नहीं। तो एक तरीके से राहुल ने तेजस्वी को डुबा दिया है, और इसलिए जो ओमकार जी बोल रहे हैं कि इसलिए वो यात्रा खत्म होने के बाद तेजस्वी को अलग से ही यात्रा निकालनी पड़ी जिसमें चोर शब्द का इस्तेमाल नहीं है। चोर शब्द जो है बिहार में वो सीधा लालू को जाके टपकता है। बहुत सारे लोगों के रिएक्शन मैंने देखे, हाँ 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 हाँ, हर घर में ये तो नौकरी दे देंगे, लेकिन नौकरी के बदले जो बची कुची जमीन है वो भी उल्टी कब्जा कर लेंगे। ये रिएक्शन है, देखो वो कॉमन मैन कैसे थिंकिंग करता है उसका ये सबूत है। बोलते हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं देंगे, हर एक को नौकरी देंगे, लेकिन नौकरी के बदले उसके बाप की, माँ की विरासत की जो जमीन है वो अपने नाम पर कर लेंगे। तो जो जिस ढंग से ये नया वोटर रिएक्ट हो रहा है, उसमें घी या तेल डालने का काम राहुल गांधी ने कर दिया चोर शब्द के इस्तेमाल से। वो भले बोले वोट चोर, लेकिन लोगों ने सुना चारा चोर। तो ये छोटी सी गलती है, लेकिन इसका बहुत बड़ा भारी परिणाम आशुतोष वगैरह, पुण्य प्रसून हमको 14 तारीख के बाद बताएंगे कि नहीं नहीं नहीं, वोट चोरी बोलना उस समय गलत था। बीजेपी ने उसका कैपिटल कर लिया। ये कौन बोलेगा? ये सब सत्य हिंदी वाले बोलेंगे कि वोट चोरी पर चोर शब्द इस्तेमाल करना गलत था, उससे चारा चोरी की यादें उजागर हो गई। ऐसा एनालिसिस 14 नवंबर के बाद सुनो आप। जी ओंकार जी, तो भाऊ ने जो बात कही उस पर आपकी टिप्पणी चाहेंगे, लेकिन साथ में थोड़ा दिलीप मंडल के बारे में भी बात कीजिएगा। देखिए, भाऊ की बात पर तो क्या टिप्पणी की जाए, पर मैं भाऊ से इसलिए भी इंस्पायर होता हूं कि जिन चैनलों को देखने की मैं हिम्मत नहीं करता, भाऊ वो चैनल भी देख लेते हैं। अरे मैं गंभीर चिंतन करता रहता हूँ तो मुझे भी रिलीफ चाहिए ना। जहां दिमाग ना लगे ऐसी चीजें देखनी पड़ती है। अब मैं मुंबई में अकेला हूँ, मेरी नातिन वहां दिल्ली में है, तो मेरे एंटरटेन कौन करेगा? तो पुण्य प्रसून है, वानखेड़े है, सत्य हिंदी है,
ये मेरे लिए बच्चे हैं ना, जिनके साथ मैं बुढ़ा बनकर खेल सकता हूँ। और देखो इनकी पिटाई कब से हो रही है, सारे चैनलों की, सारे लफंडरों की, और इतने बेशर्म हैं ये। खैर, जिसके लिए ये बैटिंग करते हैं वो भी कम बेशर्म नहीं है भाई। 90 से ज्यादा विधानसभा चुनाव हार करके, 3-3 लोकसभा चुनाव हार करके, फिर भी आप कितने कॉन्फिडेंस के साथ मीडिया के सामने आकर के बातें करते हैं, और सदन में भी किस एरोगेंस बॉडी लैंग्वेज के साथ आप बिहेव करते हैं। लेकिन वो है कहाँ साहब? ये भी एक खोज का विषय है। हो सकता है किसी तीसरे देश की यात्रा पर निकल गए हों, क्योंकि इधर मीडिया में तो नहीं आ रहे, ट्वीट वगैरह वो भी नहीं शायद आ रहे। बिलावल के साथ कहीं गायब हो गए। बिलावल भुट्टो के साथ। आजकल बिलावल भी नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि लोगों को लग रहा है बिहार का चुनाव है साहब कि ऐसे में सबसे बड़ा नेता कांग्रेस का गायब है, तो वो क्या उसने सारी जो अपनी अधिकार जो है वो दूसरों को दे दिए हैं, ऐसा कुछ किया है क्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा। अधिकार नहीं संजय जी, देखिए आप सिरे से अगर देखें तो कितनी टूल किट अब तक औंधे मुंह गिर चुकी हैं। हिंडनबर्ग, पेगासस, बीबीसी की और 2 डॉक्यूमेंट्री, कौन कौन से, और शुरुआत तो वहां से हुई थी, असहिष्णुता से, इनटॉलरेंस। वो पूरा एक गैंग था अवार्ड वापसी वाला, उसमें फिल्म वाले भी जुड़ गए थे, कुछ और इनके जो जिनको उपकृत किया था वो भी लाइन लगा करके अपने अवार्ड वापस कर रहे थे। उनमें से कुछ तो अब ऊपर जा चुके, एक बड़े ये नामचीन शायर। अवार्ड अवार्ड वापसी तो भूले बिसरे गीत हो गए। तो ये जो है, ये एक्चुअल में एक के बाद एक इतने मुंह की खाई है इन लोगों ने, लेकिन फिर ये कहीं कोई ऐसी प्रेरणा तो है साहब जहां से इनको ताकत मिलती है, और उस ताकत के बल पर ये फिर सामने आते हैं, और फिर पूरा इकोसिस्टम इनको कंधों पर रख करके नाचना शुरू कर देता है। आजकल एक और नोट किया होगा भाऊ आपने भी और संजय जी आपने भी, सोशल मीडिया पर एक राहुल गांधी की तस्वीर लगाई जाती है, पीछे 2 राष्ट्रीय ध्वज लगाए जाते हैं, और आगे एक बड़ी लंबी चौड़ी सी प्लेट लगाई जाती है, प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी। तो ये अभियान चल रहा है, जगह जगह लिखा जाता है नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी। तो हो सकता है वो स्पेलिंग मिस्टेक है, सी के जगह पी पड़ा है। तो राहुल लेकिन गांधी का तो साहब, वो राहुल प्रश्न गांधी जैसे, आप बता नहीं रहे कि है कहाँ साहब। अब कांग्रेस के सूत्रों से बात करनी पड़ेगी साहब। मैं चूंकि कांग्रेस कवर करता रहा तो इसलिए मुझे पता तो लग जाएगा कि हैं कहाँ। तो मैंने अभी खंगाले नहीं, आपने याद दिलाया है तो मैं देखूंगा। लेकिन जहां तक दिलीप मंडल का प्रश्न है, ओमकार जी कांग्रेस के सूत्रों से कांटेक्ट मत करो, गाली देंगे आपको। यार पनौती बाहर गई है तो क्यों बुला रहे हो, गाली देंगे आपको। नहीं, कुछ पनौती तो यहाँ भी बैठी ही रहती है, परमानेंट बैठी रहती है, और उन्हीं से वो प्रेरणा भी लेते हैं। आजकल सारे वामपंथियों से ही तो घिरे हुए हैं, और इन्होंने अपना खुद का बेड़ा गर्क किया है। एक जमाने में बहुत सारे हिंदी बेल्ट के अलग अलग राज्यों में भी कम्युनिस्टों के प्रत्याशी जीत करके आते थे। ये स्ट्रेंथ इनकी सदन में 40, 42, 44, 50 तक हमने देखी है। और आज क्या हुआ है, राजस्थान, पंजाब, बिहार में होते थे ना। हाँ हाँ, हरियाणा में भी एक आध सीट है, और यहाँ उत्तर प्रदेश में भी सीटें थी इनकी। तो कई राज्य इन्होंने अपना खुद का बेड़ा गर्क किया। अब देखो त्रिपुरा में साफ, त्रिपुरा में कितने सालों तक इनकी सरकार रही, और पश्चिम बंगाल एक छत्र राज था, 34 साल तक इनकी सत्ता अबाध गति से रही, पहले ज्योति बाबू और उसके बाद बुद्धदेव भट्टाचार्य। तो खत्म, किस्सा ही खत्म हो रहा है, और अब उनको अपना सलाहकार बनाए हुए हैं राहुल गांधी। वही वैसे ही स्लोगन जैसे ये आमतौर पर
डपली गैंग जो है जिस तरह के नारेबाजी करता है। अभी बिहार में मैं देख रहा था, मुझे आश्चर्य हुआ, वो कन्हैया जो है एक डपली लेकर के अपने कुछ बाकी लोगों के साथ जो है डपली बजाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो अब कांग्रेसियों के हाथ में, चूंकि अब तो वो कांग्रेस में है तो कांग्रेसी कहेंगे, तो कांग्रेसियों के हाथों में कम से कम ढपली तो आ गई है। तो अब इसके आगे क्या करेंगे? वो हमें याद है जब हम छोटे थे तो गलियों में सुबह के समय वो जागरण करने वाली एक ढपली वाली और मंजीरे वाली एक एक वो आती थी, भजन गाते हुए निकल जाते थे वो लोग। ये तो खैर भजन नहीं गाते, ये तो नारे लगाते हैं और नारे भी बड़े आपत्तिजनक हैं। पर उसी अंदाज में ये लोग ये करते करते कहाँ पहुंच गए, और ये कांग्रेस को भी वहीं डुबोएंगे। बहरहाल दिलीप मंडल की आप बात कर रहे थे, दिलीप मंडल की देखिए जब नियुक्ति हुई थी किसी पोजीशन में, तो उस समय भी हम लोगों ने ये बात की थी। उस समय भी हम लोगों के ये ऐतराज थे कि जो आपकी विचारधारा का नहीं है और जो घोषित रूप से एक्चुअल में आरएसएस हो, बीजेपी हो, इनकी लीडरशिप हो, उसके लत्ते कपड़े उतारता रहा है, ऐसे आदमी को आप व्यवस्था के भीतर क्यों बैठने की जगह दे रहे हैं? क्यों आप उसको एक लग्जरी लाइफ जीने की का अवसर दे रहे हैं? केवल मेरे साथ तो नहीं, पर मेरे से पहले ये अमर उजाला में थे नेशनल ब्यूरो में। मैं बाद में चंडीगढ़ से जब यहाँ शिफ्ट हुआ तो तब दिलीप मंडल जा चुके थे, लेकिन उस समय ये अमर उजाला के नेशनल ब्यूरो में हुआ करते थे। फिर बाद में ये इंडिया टुडे हिंदी के भी संपादक बने, क्योंकि मुझे पता लगा कि अरुण पुरी चाहते थे कि साहब किसी दलित को ढूंढा जाए, क्योंकि ये बड़े सवाल उठते हैं कई बार नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, कि साहब हिंदुस्तान में अलग अलग मीडिया हाउसेज में कितने संपादक दलित वर्ग से हैं। तो एक दलित जो है वो ढूंढा गया। अब मुझे नहीं पता कि वो इनकी काबिलियत देख करके इनको संपादक बनाया गया था हिंदी इंडिया टुडे का, या दलित समझ करके बनाया गया था, लेकिन उनकी विचारधारा क्या है, वो किस तरह के ख्यालात रखते हैं, किस तरह के कैंपेन चलाते रहे हैं, सबको पता था। और जब भी इस तरह के अवसर आते हैं, इस तरह के लोग एक्चुअल में जो असलियत होती है उसको उजागर कर देते हैं, और वही हुआ है। इस बार जिस तरीके से उन्होंने आक्रमण करना शुरू किया इस पूरे प्रकरण को लेकर के, जो लोग सीजीआई पर सवाल खड़े कर रहे थे, और कोई बेवजह सीजीआई पर सवाल नहीं खड़े किए जा रहे हैं। देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कुर्सी पर आप बैठे हुए हैं। जब आपने शपथ ली थी तब भी आपने एक ऐसा बयान दिया था जिसको लेकर के बहुत सारे लोगों की भ्रुकुटियां तनी थी। आप अपने को दलित बता रहे थे, फिर आपने कहा कि मैं बौद्ध हूं, पहला दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन रहा है, फिर कहा कि बौद्ध बन रहा है। जुडिशियरी में एक्चुअल में जब आप बैठते हैं किसी जिम्मेदार पद पर, तो ये कास्ट वगैरह से ऊपर उठ करके आपको ये टिप्पणियां करनी चाहिए। और वैसे तो मार्कंडे काटजू का एक बयान आ गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई आप बयानबाजी मत करो, आप फैसले दो, आप अपना काम करो। काम तो आप जो कर रहे हैं वो सबके सामने है। दशकों तक कई बार मामले आगे खींचते रहते हैं और उनकी सुनवाई होती रहती है, तारीख पर तारीख लगती रहती है, और आप मौखिक टिप्पणियां ज्यादा करते हैं, और उनमें कई बार ऐसी टिप्पणियां भी होते हैं जिन पर सवाल खड़े होते हैं। लोग आपकी जो एक पक्षपातपूर्ण, एक तटस्थ, एक स्वतंत्र, एक माइंडसेट के साथ न्याय होना चाहिए, उस पर सवाल खड़े करते हैं कि आप कर क्या रहे हैं। तो चीफ जस्टिस ने जिस तरीके से विष्णु भगवान की प्रतिमा के बारे में टिप्पणी की थी वो बेहद आपत्तिजनक है। आप वो टिप्पणी ना भाई आपको याचिका नहीं सुननी थी, आप ना सुनते, खारिज कर देते, लेकिन आप मजाक बनाए किसी का, वो तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। जी बाबू, आप कुछ कहेंगे?
हाँ, मार्कंडेय काटजू जो है वो भी ऐसी ही बयानबाजी बकैती करते रहते हैं ना। आपको याद होगा इनके खिलाफ भी शायद सुप्रीम कोर्ट में ही कंटेम्प्ट हुआ था और उनको अपना बयान पीछे लेना पड़ा था। तो हाँ, आज अगर वो जो रिटायर होने बकैती करने वाला ही खुद ऐसा बयान देता है, हाँ हाँ तो ये सब एक एक ही क्या बोलते हैं माला के मणि है, मैं मानता हूँ। इनको जितनी अकल नहीं है उससे भी ज्यादा अकल दिखाने की जब कोशिश करता है इंसान, तो उसका ऐसी राहुल गांधी या ट्रम्प जैसे हालत बन जाती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, एक बात है कि जो देखो, आपको इतनी अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद भी अगर आप खुद को दलित हूं ये हूं बोलते हो ना, तो मतलब आप में गड़बड़ है, आप में गड़बड़ है। देखो, जिसको सबसे बड़ा एक आइकॉन माना जाता है भारत के दलितों का, वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कितनी बार खुद को दलित दलित करके सिंपैथी जनरेट करने की कोशिश की है। वो उस जमाने के है, उस जमाने के है ना। 70 साल पूर्व अगर बाबा साहब अम्बेडकर खुद को दलित बोलकर दलित पेश करके अगर सिंपैथी जनरेट नहीं करना चाहते, तो आप क्या कर रहे हो? आपका आइकॉन जो था उसने भी कभी सिंपैथी जनरेट करने की कोशिश नहीं की, इंसाफ मांगा था। ये सब सिंपैथी पर चलना चाहते हैं, तो ये चलता रहेगा, मेरा ख्याल है उससे कोई बड़ी बात नहीं है। मैं क्या बोलता हूँ, इनका कनेक्शन टूट गया है शायद। आओ एक चीज पर और डिस्कशन कर लेते हैं जी। नेट का इशू है, उनका मैसेज भी आया है, तो नेट बहाल हो जाएगा। एक और मैं जो अभी आपने एक्चुअल में अंडरलाइन किया था उसी पर मैं आपकी एक टिप्पणी चाहूंगा। जैसे आपने तो भंगार का नाम लिया कि ऐसा बहुत सारा चीजें जो है वो जुटा कर रख ली है बीजेपी भी कांग्रेस की राह पर चलने के लिए। कई बातों में बहुत सारी अच्छाइयां भी हैं लेकिन कुछ बुराइयां भी आ गई हैं, और ये कई बार इनके लिए बहुत परेशानी का कारण बनती है बीजेपी के लिए। जैसे अभी जगदीप धनखड़ वाला जो पूरा प्रकरण हुआ, तो जगदीप धनखड़ भी कोई आरएसएस की पृष्ठभूमि से नहीं थे या बीजेपी की ओरिजिनल जो नीचे से काम करती हुई तांती है जो ऊपर तक आई है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी हैं या अमित शाह है या राजनाथ सिंह है या बहुत सारे नाम गिनाए जा सकते हैं। वो जिस तरीके से पूरा उनकी संस्कृति में रचे बसे रहे हैं, जमीन से लेकर के ऊपर तक आए हैं और काम भी किया है, हर स्तर पर काम किया है, उस तरीके से जगदीप धनखड़ तो नहीं थे। और एक कोई ऐसा पॉइंट आया जहां पर ये स्थितियां परिस्थितियां निर्मित हुई। तो मैं एक्चुअल में इनके संदर्भ में, दिलीप मंडल के संदर्भ में, हालांकि वो कोई संवैधानिक पद पर नहीं है, एक मामूली पद उनको दिया गया और सलाह कितनी देते हैं कितनी नहीं देते हैं वो भी किसी को पता नहीं है। लेकिन ऊंचे पदों पर, संवैधानिक पदों तक पर, उपराष्ट्रपति की पोजीशन तक एक आदमी पहुंच जाता है और वहां जाकर के अचानक मोदी जी को या अमित शाह को या राजनाथ सिंह या जेपी नड्डा को लगता है कि ये टोटली हमारे हितों के विरुद्ध जा रहे हैं, और फिर ऐसी अप्रिय स्थितियां पैदा हुई कि उनको हटाना पड़ा, उनका इस्तीफा लेना पड़ा और नए उपराष्ट्रपति को लाना पड़ा। तो कुछ गलतियां कहीं हो जाती हैं या अतिशय विश्वास कर बैठते हैं ऐसे लोगों पर जो एक्चुअल में इनके मूल कैडर के नहीं हैं। तो ये ऐसा ऐसा करना पड़ता है। इसका कारण एक है कि हम इंक्लूसिव पार्टी है, ये दिखाने की भी कोशिश होती है। देखो, ममता की पार्टी हो या कम्युनिस्ट पार्टी हो, उनकी बात अलग है, ये मास पार्टी है। ममता की पार्टी भी मैं बोलूंगा तो ठीक नहीं होगा, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी जो केडर बेस होती है, वो केडर के बाहर का कोई भी साथ नहीं लेते। लेकिन इनकी बात अलग होती है। ये जब बीजेपी को खुद को क्या बोलते हैं उसको इंक्लूसिव पार्टी दिखाना है, इसके लिए जरूरी है, और ये प्रॉब्लम भी है, वो हैंडल करना पड़ता है। लेकिन एक अच्छी बात उसमें है, वो ये है कि क्या बोलते हैं उसको, आरएसएस बाहर बैठकर इसको कंट्रोल करती है।
जब समय आ गया कि ये गलती सुधारनी ही पड़ेगी, तो आगे चलने के लिए या सुधार करने के लिए आरएसएस है वो बाहर बैठी है, वो इनके साथ अंदर नहीं है। तो ये जो सुविधा है वो कांग्रेस पार्टी या और पार्टियों में नहीं है। यहां समय आता है आपके साथ गलती हो गई तो आरएसएस के लोग सामने आकर कान पकड़ते हैं, और इसलिए मैं वो सुविधा सबसे बड़ी मानता हूं। क्योंकि आप किसी को लो, आप अपनी पार्टी चलाओ, लेकिन जब हमें दिखाई देगा, हमें समझ में आएगा, तो हम आगे आकर कान पकड़ेंगे। और हम कान पकड़ते हैं तो क्या होता है ये 2024 के नतीजों ने दिखाया। लेकिन बीजेपी बार बार गलती करती है ऐसा हमें लगता है, ठीक है, क्योंकि हम भी बाहर बैठे, हमारे लिए सब ऑन पेपर है, तो पेपर का मामला है, लेकिन उनके लिए पार्टी चलाना है। देखो हम यहां बैठे और आर्मी के जो कोर कमांडर है वो बॉर्डर पर है, या सचिन तेंदुलकर हो या विराट कोहली हो, वो मैदान के अंदर खेल रहे, हम कमेंट्री बॉक्स में बैठे। तो इसलिए उनके लिए जो सिचुएशन है उसके अनुसार वो कुछ निर्णय करते। तो कुछ तो होगा, ये दिलीप मंडल वगैरह को साथ लेने का कुछ कारण होगा जिसकी डिटेल्स हमारे पास नहीं होती, उनके पास होती है। और शायद ये इनके लिए पार्टी इंक्लूसिव दिखाने के लिए शायद जरूरी होगा। इसी ढंग से एक समय एमजे अकबर को भी लिया था, उस पर वो मी टू का मामला इतना हो गया कि उसको बाजू होना पड़ा। तो कहने का मतलब मेरा ये कि बीजेपी से भी गलतियां होगी, और एक बात होती है बाढ़ आती है तो बाढ़ के साथ बहुत सारा कचरा आ जाता है, तो जब स्टेबलाइज हो जाता है तो पानी, साफ सुथरा पानी मिलता है। तो अभी भी बाढ़ आई है, अभी अभी बारिश हुई है, इस पार्टी को सत्ता में आकर 10 साल हुए, तो जो कचरा है वो आहिस्ता आहिस्ता निकलकर बाहर हो जाएगा, वो गंगा और यमुना साफ होते दिखाई देगी। जी जी, वो बहुत सॉरी, हमारे यहाँ बड़ा लाइट फ्लक्चुएशन हुआ, उसकी वजह से सभी कुछ बंद हो गया। तो अब चलते चलते अंत में थोड़ा सा ट्रंप के बारे में बता दें, उसके क्या हाल है। उसको नोबेल प्राइज नहीं मिली, वो राहुल गांधी को तो नहीं उसने बुला लिया है इस समय, क्योंकि ना राहुल गांधी दिख रहे हैं और ट्रंप जो है वो लड़ाई के मूड में आया हुआ है। तो सर आज ट्रंप के बारे में बता दें अंत में। नहीं, मोदी जी उनको नोबेल नहीं मिला, तो ट्रंप पर जो अन्याय हुआ है वो अन्याय दूर करने के लिए मैंने सुना है कि मोदी जी ट्रंप के लिए अलग प्राइज भेजने वाले हैं, जिसका नाम है गोबेल्स प्राइज। क्योंकि गोबेल्स आपको मालूम है, गोबेल्स कहता था कि उसका एक अलग टेक्निक था कि 100 बार 200 बार झूठ रिपीट करो, लोग सच मानने लगते। तो उसका आधुनिक आविष्कार ट्रंप ने किया है, और इसलिए इसके बाद मोदी सरकार एक गोबेल्स प्राइज शुरू करेगी, और पहला ट्रंप को दिया जाएगा। शायद मुझे अभी सूत्रों ने बताया है कि गोबेल्स प्राइज मोहसिन नकवी के हाथों भेज दिया है पाकिस्तान, वाया पाकिस्तान, क्योंकि आजकल पाकिस्तान और ट्रंप इतने नजदीक है, तो हम तो डायरेक्ट जयशंकर को नहीं भेज सकते। तो मोदी सरकार ने ट्रंप मोहसिन नकवी के हाथों गोबेल्स प्राइज ट्रंप को भेज दिया है। वो कराची से एक नौका में बैठ करके जरूर निकला। ट्रंप उसको एंजॉय कर रहा होगा। तो डंगी में बैठ कर जाएंगे। तो आइए आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, और भाऊ को और ओंकार जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।